हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एक्सीलेंट कोचिंग। आज हम यूनिट 3 स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है टाइप 1 एंड टाइप 2 एरर्स। और ये दोनों एरर्स समझने से पहले हमें कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट समझने ज़रूरी है। जैसे आपके हाइपोथेसिस टेस्टिंग क्या होता है और हाइपोथेसिस टेस्टिंग का प्रोसेस क्या होता है, कैसे हम नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट और रिजेक्ट करते हैं, वन टेल्ड और टू टेल्ड हाइपोथेसिस टेस्ट का भी यूज़ किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें समझने के लिए पहले हम आगे चलते हैं डेफिनेशन एंड कॉन्सेप्ट्स पे। तो पहले ये हाइपोथेसिस टेस्टिंग की बात कर रहे हैं कि हाइपोथेसिस क्या होता है। साइकोलॉजिकल रिसर्च में ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब भी हम किसी क्वेश्चन का एक टेंटेटिव आंसर देते हैं या कुछ एज्यूम करते हैं जो हमें लगता है कि हमारी तरफ से वो सही होना चाहिए, लेकिन उसको टेस्ट करना या उसका एविडेंस लेके आना बहुत ज़रूरी होता है, उसको प्रूफ करना ज़रूरी होता है कि जो हम कह रहे हैं वो सही है। तो वो चीज़ हाइपोथेसिस होती है, एक टेंटेटिव आंसर या एक स्टेटमेंट जो हम देते हैं। कोर लॉजिक ऑफ हाइपोथेसिस टेस्टिंग में आपको एग्जांपल देके बता रहे हैं कि किस तरीके से हाइपोथेसिस टेस्टिंग करनी ज़रूरी होती है। तो यहाँ ये कह रहे हैं कि जैसे सपोज कोई रिसर्चर है जो ये कहते हैं कि अगर हम बेबीज़ को कोई प्यूरिफाइड विटामिन देंगे तो बेबीज़ की जो वॉकिंग एज है वो 8 महीने से शुरू हो जाएगी, यानी कि 8 महीने या उससे भी पहले। तो ये उनका एक हाइपोथेसिस है कि अगर एक प्यूरिफाइड विटामिन दिया जाए तो वॉकिंग एज, बच्चों का चलना जो है 8 महीने या उससे भी पहले हो जाएगा। और जो ये बच्चे विटामिन नहीं लेंगे उनके केस में ये चेंजेस नहीं आएंगे। तो इस तरीके से अगर कोई क्लेम कर रहा है तो उसको ये चीज़ प्रूफ करनी पड़ेगी। तो ये हाइपोथेसिस होता है कि हम एक स्टेटमेंट दे रहे हैं अपने रिसर्च के बेस पे कि कोई चेंज आएगा या नहीं आएगा, और वो चेंजेस आने वाली स्टेटमेंट या चेंजेस नहीं आने वाली स्टेटमेंट जो है वो हाइपोथेसिस होती है। और उसकी टेस्टिंग हम किस पे करते हैं, हम रैंडमली सिलेक्ट करते हैं सैंपल में से। जैसे बेबीज़, ऑल बेबीज़ की जो पॉपुलेशन है उस एरिया की या जहाँ की भी ये बात कर रहे हैं, वहाँ पे कुछ बेबीज़ को इन्होंने सेलेक्ट करा है एज अ सैंपल, जिसके ऊपर ये चीज़ ये टेस्ट करेंगे और उसके बाद ये बताएंगे कि उनका ये एजम्पशन सही है या गलत है। तो इस तरीके से जब हम कोई स्टेटमेंट देते हैं किसी चीज़ की और उसको हमें प्रूफ करना पड़ता है तो वो हमारा हाइपोथेसिस होता है। और यहाँ पे हाइपोथेसिस की टेस्टिंग प्रोसेस अब आपको यहाँ पे ये बता रहे हैं कि हाइपोथेसिस टेस्टिंग प्रोसेस होता कैसे है। तो वही एग्जाम्पल बेबीज़ वाला जो मैंने आपको ऊपर बताया वही चीज़ इन्होंने यहाँ पे ली हुई है कि जैसे सपोज स्टेप 1 में क्या है, रीस्टेट द क्वेश्चन एज अ रिसर्च हाइपोथेसिस एंड नल हाइपोथेसिस अबाउट द पॉपुलेशन। कि पहले हम एक हाइपोथेसिस बनाएंगे। तो दो तरह के हाइपोथेसिस होते हैं, एक रिसर्च हाइपोथेसिस और एक नल हाइपोथेसिस। रिसर्च वाला हाइपोथेसिस वो होता है जो कहता है कि आप ये लोगे तो कुछ चेंज हो जाएगा, आप ये ऐसा करोगे तो कुछ अलग आ जाएगा, और उसके ऊपर हम रिसर्च करते हैं। नल हाइपोथेसिस उसके उल्टा होता है जो बोलता है कि कोई चेंज नहीं आएगा, कोई डिफरेंस नहीं आएगा। हम दोनों क्यों बना रहे हैं, क्योंकि दोनों में से एक ही सही होगा ना, या तो कोई चेंज आएगा या चेंज नहीं आएगा। तो दोनों हाइपोथेसिस लिखने ज़रूरी होते हैं। तो रिसर्चर्स इस केस में इंटरेस्टेड हैं कि बेबीज़ के ऊपर क्या इफेक्ट होने वाला है उस विटामिन का। तो वो बेबीज़ के सैंपल को स्टडी करना चाहते हैं। तो अब यहाँ पे पॉपुलेशन को उन्होंने दो हिस्सों में बांट दिया। एक पॉपुलेशन वो है जिन्होंने ये प्यूरिफाइड विटामिन लिया है बच्चों ने, दूसरी पॉपुलेशन वो है जिन्होंने ये प्यूरिफाइड विटामिन नहीं लिया है। ठीक है। तो जो पॉपुलेशन 1 है उसमें वो वाले बेबीज़ हैं जिनके ऊपर रिसर्च हो रही है कि उन्होंने विटामिन लिया है और क्या उनके वॉकिंग एज में कोई फ़र्क आया है। ठीक है। और पॉपुलेशन 2 जो है वो सिर्फ कंपैरिजन के लिए है कि जिन्होंने नहीं लिया उनके में तो कोई फ़र्क आया नहीं। तो अगर इनकी रिसर्च सही है, यानी कि अगर इनका रिसर्च हाइपोथेसिस ट्रू है, तो इस केस में क्या होना चाहिए, जिन्होंने विटामिन लिया है उनकी एज में फ़र्क आ जाना चाहिए, 8 महीने उससे भी पहले चलना शुरू कर देना चाहिए बेबीज़ को। और जिन्होंने विटामिन नहीं लिया है वो 8 महीने से बाद में चलेंगे। तभी तो ये प्रूव होगा कि ये विटामिन एक्चुअली में असर कर रहा है। तो पॉपुलेशन को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया है। नाउ द प्रिडिक्शन ऑफ अ रिसर्च टीम इज दैट पॉपुलेशन 1 बेबीज जिन्होंने लिया है विटामिन विल ऑन एन एवरेज वॉक अर्लियर देन पॉपुलेशन 2 बेबीज। सिंपल सी बात है कि अब रिसर्चर क्या कह रहे हैं कि पॉपुलेशन 1 वाले बेबी जो है वो जल्दी चलना शुरू कर देंगे पॉपुलेशन 2 वाले बेबीज से। ये उन्होंने अपना एक स्टेटमेंट दे दिया है और इसको ये प्रूफ करके दिखाएंगे। तो ये इन्होंने एक हाइपोथेसिस दे दिया है। तो अब जो पॉपुलेशन होती है उसकी जो एवरेज स्कोर होते हैं उसको हम म्यू से डिनोट करते हैं।
ठीक है। तो अब ये दोनों ही पॉपुलेशन है, तो एक के एवरेज स्कोर को हमने म्यू1 बोल दिया, एक के म्यू2 बोल दिया। एवरेज स्कोर या एवरेज एज कह लो, जिस एज में बच्चे चल रहे हैं। पॉपुलेशन 1 के जो बच्चे हैं वो किस एज में चलना शुरू कर रहे हैं उसकी एवरेज, और पॉपुलेशन 2 के बच्चे किस एज में चलना शुरू कर रहे हैं उसकी एवरेज, उसको हमने म्यू से दिखा दिया, म्यू1 और म्यू2। सो दोज हु डू नॉट टेक, अब यहाँ पे म्यू1 इज लेस देन म्यू2 का मतलब ये है कि जो म्यू1 है यानी कि फर्स्ट पॉपुलेशन वाले बच्चों की एवरेज एज कम होगी, मतलब ये 8 महीने में या उससे पहले ही चलने लग जाएंगे। और जो पॉपुलेशन 2 है उनकी एवरेज एज ज़्यादा होगी, क्योंकि ये 8 महीने के बाद चलना शुरू करेंगे। क्यों? क्योंकि इन्होंने कोई भी विटामिन नहीं लिया है। विटामिन म्यू1 वालों ने लिया है, पॉपुलेशन 1 वालों ने, इसलिए इनकी एवरेज एज कम है चलने की। तो इसलिए म्यू1 इज लेस देन म्यू2 लिखा हुआ है। ये हमारा एक तरीके से रिसर्च हमने इसी के ऊपर करनी है। हमें ये प्रूफ करके दिखाना है कि जिन्होंने विटामिन लिया है उनकी एज कम है चलने की देन जिन्होंने विटामिन नहीं लिया है। तो ये वाला पॉपुलेशन का मीन इज लेस देन दूसरी पॉपुलेशन का मीन, ये यहाँ पे लिखा हुआ है इन्होंने। फिर द अपोजिट ऑफ द रिसर्च हाइपोथेसिस इज दैट पॉपुलेशन आर नॉट डिफरेंट। तो हमारा रिसर्च हाइपोथेसिस क्या कह रहा है? रिसर्च हाइपोथेसिस कह रहा है कि जो ये है ये बता रहा है रिसर्च हाइपोथेसिस के म्यू1 इज लेस देन म्यू2। रिसर्च हाइपोथेसिस क्या कह रहा है कि जो हम विटामिन दे रहे हैं उनकी एज कम है चलने की, और जिन्होंने विटामिन लिया उनकी एज ज़्यादा है चलने की। ये हमारा रिसर्च हाइपोथेसिस है। लेकिन इसके उल्टा क्या है? दूसरा हाइपोथेसिस अगर हम कहें, जिसको हम नल बोलते हैं, दूसरा हाइपोथेसिस ये कह रहा है कि दोनों की एज में कोई फर्क नहीं है, दोनों एक जैसे ही हैं। सो द पॉपुलेशन 1 बेबीज विल ऑन एन एवरेज नॉट वॉक अर्लियर देन पॉपुलेशन 2 बेबीज। तो इसके उल्टा अगर बोले जाए तो ये कहेंगे कि नहीं, ऐसा कोई चेंज नहीं है, पॉपुलेशन 1 के बच्चे जल्दी नहीं चलेंगे, मतलब ये चीज़ गलत है। इसके उल्टा अगर हम बोले, सो दिस इज द प्रिडिक्शन दैट देर इज नो डिफरेंस। तो हमारा दूसरा हाइपोथेसिस ये बनता है कि दोनों के चलने में कोई डिफरेंस नहीं है, वो दोनों सेम टाइम पे स्टार्ट करेंगे। तो अगर हम लिख के आपको अगर मैं बताऊं तो दूसरा हाइपोथेसिस ये कह रहा है, जैसे ये अगर हम कहें कि ये हमारा रिसर्च हाइपोथेसिस है, इसको मैंने H1 लिख दिया, जो बोलता है कि म्यू1 इज लेस देन म्यू2। लेकिन जो नल हाइपोथेसिस है, जिसको हम H0 बोलते हैं, ये 0 बना देते हैं, वो ये कह रहा है कि दोनों की चलने की एज में कोई फर्क नहीं आएगा, चाहे आप विटामिन दो या ना दो, उससे कोई फर्क नहीं आएगा। दोनों की चलने की एज जो है वो बराबर है, म्यू1 इज इक्वल टू म्यू2। ये हमारा दूसरा हाइपोथेसिस कह रहा है। तो इस तरीके से हम दो हाइपोथेसिस बना देते हैं, एक तो वो बना देते हैं जो हम चाहते हैं हो, और एक वो बना देते हैं कि जो कह रहा है कि उसके उल्टा के कुछ फर्क नहीं आएगा। तो ये जो नल हाइपोथेसिस होता है ना, ये हमेशा नो डिफरेंस शो करता है। नो डिफरेंस मतलब कि जो काम भी आप कर रहे हो या जो रिसर्च भी आप कर रहे हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये होना ज़रूरी है, नल हाइपोथेसिस भी लिखना ज़रूरी होता है, क्योंकि हम इसी को प्रूव और डिसअप्रूव करते हैं। ऑल्टरनेट तो अपने आप ही फिर हो जाएगा ना। अगर आपका नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो गया तो ऑल्टरनेट अपने आप रिजेक्ट हो जाएगा, और अगर आपका नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो गया तो ऑल्टरनेट जो है अपने आप ही एक्सेप्ट हो जाएगा। और मैं ऑल्टरनेट किसको बोल रही हूँ? इसको ऑल्टरनेट बोल रही हूँ, जो आपकी रिसर्च को प्रूफ कर रहा है। तो हमें ध्यान कहाँ देना होता है कि नल को एक्सेप्ट करें या रिजेक्ट करें। तो दिस इज नल हाइपोथेसिस H0 वाला, और दिस इज आपका ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस होता है। तो इस तरीके से हम हाइपोथेसिस बनाते हैं। दोनों हाइपोथेसिस एक दूसरे के उल्टा होते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है रिसर्च हाइपोथेसिस एंड नल हाइपोथेसिस आर कंप्लीट ऑपोजिट। इफ वन इज ट्रू द अदर कैन नॉट बी। सीधी सी बात है, अगर एक ठीक है तो दूसरा गलत है ना। अगर ये वाला हाइपोथेसिस ठीक है H1 के जो ले रहे हैं विटामिन उनकी एज कम है चलने की, तो ये वाला हाइपोथेसिस ऑटोमेटिकली गलत हो जाएगा कि दोनों की एज बराबर ही है। तो दोनों में से एक ही हाइपोथेसिस आपका एक्सेप्ट होगा। अब रिसर्चर क्या कर रहे हैं, स्टेप 2 में क्या कर रहे हैं, उनको अपने हाइपोथेसिस को टेस्ट करना है। सो दे विल डिटरमाइन द करेक्टरिस्टिक्स एंड ऑफ द कंपैरिजन डिस्ट्रीब्यूशन। तो अब उसमें से उनको क्या करना पड़ेगा, उनको एक तो एवरेज एज निकालनी पड़ेगी कि जो दूसरी वाली पॉपुलेशन है उनकी एवरेज एज क्या है चलने की, जिन्होंने कोई भी विटामिन नहीं लिया है उनकी एवरेज एज क्या है। यूजुअली लोगों की, बच्चों की एवरेज एज क्या है चलने की बिना किसी एक्सपेरिमेंट के। तो उन्होंने देखा कि 14 आ रही है, 14 मंथ।
ये मंथ्स में है, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो म्यू है ना, वैसे तो वो 14 है अगर वो कोई भी विटामिन नहीं लेते हैं, और स्टैंडर्ड डेविएशन 3 आ रही है, ये स्टैंडर्ड डेविएशन का सिंबल है 3, मतलब 14 से 3 ज़्यादा 3 कम चल जाती है, कभी 3 ज़्यादा है कभी 3 कम है, इस तरीके से थोड़ी थोड़ी डेविएशन है। तो ये उन्होंने कैलकुलेट कर लिया है और इसको ये मान लिया है कि ये नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब इस तरीके से इसका ग्राफ बनेगा जिसमें जो बीच में जो आपका मीन है वो 14 आ रहा है और स्टैंडर्ड डेविएशन जो है 3 की आ रही है, इस तरफ भी इस तरफ भी, ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड वो है, वैल्यू है। पॉपुलेशन 1 एंड पॉपुलेशन 2 आर सेम, दिस वुड मीन पॉपुलेशन 1 2 बोथ फॉलो नॉर्मल कर्व। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जैसे कि पॉपुलेशन 1 और 2 सेम है तो दोनों का ही नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड कर्व होगा, पॉपुलेशन तो सेम जगह से है ना, सेम बच्चे हैं, और अगर टेस्टिंग मतलब बच्चों पे अभी कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया है तो दोनों ही नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे। तो हम ये मान के ही चलते हैं कि हमारा जो पॉपुलेशन है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। फिर अभी ये क्या कह रहे हैं, इन आर विटामिन एग्जाम्पल द नल हाइपोथेसिस इज दैट देर इज नो डिफरेंस इन वॉकिंग एज बिटवीन बेबीज दैट टेक प्यूरिफाइड विटामिन पॉपुलेशन 1 एंड बेबीज दैट डू नॉट टेक। तो हमारा नल हाइपोथेसिस कह रहा है कि दोनों की वॉकिंग एज में कोई फर्क नहीं है, चाहे वो पॉपुलेशन 1 हो चाहे पॉपुलेशन 2 हो, ठीक है। द कंपैरिजन डिस्ट्रीब्यूशन इज द डिस्ट्रीब्यूशन फॉर पॉपुलेशन 2, ये कंपैरिजन के लिए है पॉपुलेशन 2 जिसको कोई विटामिन नहीं दिया हुआ है, ठीक है। सिंस द पॉपुलेशन रिप्रेजेंट वॉकिंग एज ऑफ द बेबीज इफ द नल हाइपोथेसिस ट्रू, तो पॉपुलेशन 2 क्या दिखा रहा है कि उनकी एज जो है वो 14 है क्योंकि उन्होंने कोई विटामिन नहीं लिया है, और नल हाइपोथेसिस अगर ट्रू हो गया तो वो 14 ही रहेगी, ठीक है। यू विल लर्न अबाउट द डिफरेंसेस। अब ये आगे और क्या बताते हैं, अब स्टेप 3 पे चलते हैं। तो स्टेप 3 में अब ये क्या कह रहे हैं कि अब हमें एक कट ऑफ स्कोर, सैंपल स्कोर एक डिटरमिन करना होगा ऑन द कंपैरिजन डिस्ट्रीब्यूशन एट विच नल हाइपोथेसिस बी रिजेक्टेड। अब हमें कोई ऐसा स्कोर अपने सैंपल में निकालना है जिससे हमें ये पता चल जाएगा कि हमारा नल हाइपोथेसिस गलत है या सही है। मतलब एक ऐसी एज अगर आ गई आपके सैंपल में जिससे ये पता चल रहा है कि भाई उन्होंने जल्दी चलना शुरू कर दिया, तो वो कितनी होनी चाहिए, कौन सी क्या कट ऑफ होनी चाहिए जिससे ये प्रूव हो जाए कि आपका नल हाइपोथेसिस गलत है, ठीक है। सो बिफोर कंडक्टिंग अ स्टडी रिसर्चर सेट अ टारगेट अगेंस्ट विच दे विल कंपेयर द रिजल्ट। तो एक टारगेट रख दिया जाता है, एक स्कोर कट ऑफ रख दी जाती है कि भाई इससे कम आया तो हम ये मान लेंगे कि हमारा नल हाइपोथेसिस सही है, और इससे ज़्यादा आया तो वो गलत है, इस तरीके से कट ऑफ रख दी जाती है। हाउ एक्सट्रीम अ सैम्पल स्कोर दे वुड नीड टू डिसाइड अगेंस्ट द नल हाइपोथेसिस, मतलब कितना सैम्पल स्कोर, कितनी एक्सट्रीम एज वो लेंगे। अब यहाँ पे ये सैम्पल स्कोर बोल रहे हैं यानी कि वो पूरी पॉपुलेशन पे टेस्ट नहीं करेंगे, ये सिर्फ एक सैंपल पे करेंगे। मतलब ये पूरी पॉपुलेशन को तो वैसे भी नहीं कर सकते, वो इम्पॉसिबल होता है, इसलिए हम क्या करते हैं, हम उसमें से कुछ ही लोग लेते हैं, उसको हम सैंपल बोल देते हैं। तो वो कट ऑफ जो होती है ना वो क्रिटिकल वैल्यू कहलाती है, उसको हम क्रिटिकल वैल्यू कहते हैं, जिसके बेस पे हम ये डिसाइड करते हैं कि हम नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करने वाले हैं या हम उसको रिजेक्ट करने वाले हैं। तो ये क्रिटिकल वैल्यू आपको कैसे नजर आएगी, अगर आप स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चंस में देखोगे तो आपको ये इस तरीके से, जैसे आपके वो ग्राफ बने होते हैं, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, ये बीच के जी लाइन होती है, ये मीन होती है, एवरेज होती है ये, और यहाँ पे कुछ पॉइंट्स होते हैं जिसके आगे बोलते हैं कि अगर यहाँ पे कोई वैल्यू आए, इसको रिजेक्शन एरिया बोलते हैं हम, ये वाला जो एक्सट्रीम में होता है रिजेक्शन एरिया, ये जो मैंने डार्क कर दिया ये रिजेक्शन एरिया है, ठीक है। अगर आपकी वैल्यू, एक मिनट में लिख देती हूँ, यहाँ पे रिजेक्शन एरिया है और ये एक्सेप्टेंस एरिया है। अगर आपका सैंपल स्कोर की वैल्यू इस एरिया में आती है, इधर इस तरफ या इस तरफ, या प्लस में या माइनस में, ये प्लस है ये माइनस है, तो आपका नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाता है। अगर आपकी वैल्यू सैंपल स्कोर की इस एरिया में आती है तो आपका नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाता है। तो ये क्रिटिकल वैल्यू होती है, मतलब ये एक तरह से कट ऑफ वाली वैल्यू इधर आती है। ये वैल्यू कैसे निकलती है, क्या निकलती है, वो सारी चीज़ें हम अभी सीखेंगे, ठीक है। तो मैं आपको इसलिए अभी सिर्फ वैसे बता रही हूँ कि ये क्रिटिकल वैल्यू होती है हमारे नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन में, और इससे अगर इधर को आए या इधर को आए तो हमारा नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाता है। नाउ चौथा स्टेप क्या है, डिटरमिन योर सैंपल स्कोर ऑन द कंपैरिजन डिस्ट्रीब्यूशन।
नेक्स्ट स्टेप इज टू कैरी आउट द स्टडी एंड गेट द एक्चुअल रिजल्ट। अब उसके ऊपर स्टडी करो सैंपल पे, उसका स्कोर निकालो। वंस यू हैव रिजल्ट्स फॉर योर सैंपल, यू फिगर द जी स्कोर, जेड स्कोर फॉर द सैंपल्स रॉ स्कोर। तो हमारा जो स्कोर आता है निकल के, जो भी हम प्लस माइनस करते हैं, नॉर्मल मैथमेटिक्स करते हैं, उस चीज़ को फिर हम एक टेबल में देखते हैं जिसका जी जेड टेबल बोलते हैं, जिसको जहाँ पे जी स्कोर्स दिए होते हैं वो निकालना ज़रूरी है। उससे हमें पता चलता है कि हमारी वैल्यू रिजेक्शन में आ रही है कि एक्सेप्टेंस में आ रही है। तो वो जी स्कोर निकालना होता है। जो हम निकालते हैं कैलकुलेशन से उसको बोलते हैं रॉ स्कोर। जो टेबल से हम वैल्यू देखते हैं उसको बोलते हैं जी स्कोर। तो पॉपुलेशन मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला यूज़ करके हम जी रॉ स्कोर से जी स्कोर निकाल लेते हैं। तो assume that the researcher did the study and the baby who was given specially purified vitamin started walking at 6 months। ये कह रहे हैं कि सपोज किसी को दिया उन्होंने और वो 6 महीने में ही बेबी चलने लग गया, तो फर्क आ गया। पहले हम 14 की बात कर रहे थे मीन, लेकिन 6 महीना हो गया यहाँ पे। नाउ द मीन ऑफ द कंपैरिजन डिस्ट्रीब्यूशन टू विच वी आर कंपेयरिंग द रिजल्ट इज 14 मंथ। जैसे मैंने बोला कि हम जिससे कंपेयर कर रहे थे वो तो 14 महीने था, जिसको हमने कोई विटामिन नहीं दिया था उनका तो 14 महीने था, ठीक है, और स्टैंडर्ड डेविएशन 3 थी। नाउ अब ये कह रहे हैं कि जो वैल्यू आ रही है वो 6 महीने आ रही है, इसका मतलब वो जल्दी शुरू हो गया चलना। सो अब यहाँ पे ये इन्होंने क्या निकाला हुआ है, जी स्कोर कैसे निकाला हुआ है, यहाँ पे इसी चीज़ का मैं आपको बताती हूँ। पहली चीज़ तो ये कि आपको सिंबल्स पता होने चाहिए। जो पॉपुलेशन का मीन है वो 14 है, म्यू इज 14, लेकिन जो सैंपल का मीन है वो 6 है। सैंपल मतलब एक बच्चे का जिसका ये देख रहे हैं वो इनका सैंपल है, तो उसको हम एक्स से डिनोट करेंगे, ऐसे एक्स बार। वो आ गया 6, क्योंकि वो बच्चे 6 महीने में ही चलने शुरू हो गए। तो पॉपुलेशन का मीन म्यू से डिनोट होता है, ये इससे। स्टैंडर्ड डेविएशन कितनी है, स्टैंडर्ड डेविएशन आ रही थी 3। अब यहाँ पे इन्होंने कैसे निकाला हुआ है जी स्कोर, एक फॉर्मूला आपको यहाँ दिख रहा है। इन्होंने सैंपल के मीन से पॉपुलेशन का मीन माइनस किया है और स्टैंडर्ड डेविएशन से डिवाइड कर दिया है। मतलब ये फॉर्मूला कैसे बनाया हुआ है, आपका सैंपल का मीन माइनस पॉपुलेशन का मीन डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन, ये फॉर्मूला है। इससे हमारा जेड स्कोर निकल के आ रहा है। पर ये जेड स्कोर वो नहीं है जो मैं यहाँ बोल रही थी। अभी हम इससे क्या करेंगे, जेड स्कोर को आगे यूज़ करेंगे। तो यहाँ कितना आ रहा है जेड स्कोर, ये इनका आ रहा है -2.67। ठीक है, कैसे निकाला इन्होंने, जो इन्होंने सैंपल लिए थे बच्चे उनका देखा कि उनकी एवरेज एज 6 महीने आ रही है, और जो पहले से पॉपुलेशन थी उनकी 14 महीने थी, जब उनको कुछ भी नहीं दिया था, कोई विटामिन नहीं दिया था। तो फर्क आ रहा है दोनों के मीन में, जो मीन एवरेज जो एज है चलने की उनमें, और स्टैंडर्ड डेविएशन 3 का निकाला हुआ है इन्होंने। तो ये ही चीज़ें यहाँ पुट कर दी, तो यहाँ इनका जी स्कोर आ गया -2.67। अब पांचवा स्टेप इनको क्या करना पड़ेगा, अब इसी इसी जो वैल्यू को देख के पता चल जाएगा कि हमने अपना नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट करना है कि एक्सेप्ट करना है। कैसे पता चलेगा, क्योंकि हमने पहले से ही अपनी कट ऑफ वैल्यू निकाली हुई है। यहाँ पे ये कट ऑफ वैल्यू वाला चौथा स्टेप था ना, यहाँ पे हमने अपना कट ऑफ वैल्यू निकाली हुई थी। ये तीसरे स्टेप में यहाँ पे बोला था ना कि कट ऑफ निकाल लो। अब कट ऑफ क्या होती है, हम जैसे कॉलेज में भी एडमिशन लेने जाते हैं तो होता है ना कि कट ऑफ के अंदर आ गया तो आपकी एडमिशन हो जाएगी, कट ऑफ से बाहर चला गया तो नहीं होगी। तो वो जो कट ऑफ थी, क्रिटिकल वैल्यू थी, वही चीज़ है। ये आपका जो ये स्कोर आया है ये -2.67, क्रिटिकल वैल्यू के हिसाब से अगर आ गया तो आपका नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होगा, अदरवाइज वो रिजेक्ट हो जाएगा। तो वो कैसे देखते हैं आप, तो यहाँ पे सपोज मैं एक बार ड्रॉ करके आपको दिखा रही हूँ कि मान लो ये आपकी पॉपुलेशन है, यहाँ पे नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है, ऐसे होता है, ये नीचे कभी टच नहीं करता, ये आगे ऐसे चलता है, ठीक है। ये इसका मीन है, ये एक्चुअली एक ही लाइन आनी चाहिए, मल्टीपल लाइंस आ रही है, ये ठीक नहीं है, ऐसे एक ही लाइन आनी चाहिए ये। और ये आपकी जो क्रिटिकल वैल्यू है जिसको हम कट ऑफ बोल रहे हैं। तो सपोज ये कह रहे हैं कि अब डिसाइड करना है नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होगा कि रिजेक्ट होगा। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि मान लो हमने कैलकुलेशन करी थी और उससे हमें टेबल से ये पता चला था कि हमारी कट ऑफ वैल्यू -2 है, मान यानी कि यहाँ पे ये जो वैल्यू है ये -2 है। अगर इससे आगे आया तो ये रिजेक्शन एरिया में चला जाएगा, यानी कि आपका नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाएगा। और इससे पहले आ गया, अगर यहाँ आ गया, यहाँ आ गया, यहाँ आ गया, तो ही एक्सेप्ट होगा। अब आप देखो ये जैसे यहाँ से शुरू है,
आपकी जो वैल्यूज़ है यहाँ से शुरू है 0 1 -1 -2 0 1 2 ऐसे, इधर प्लस में है इधर माइनस में है। अब आपका -2.67 है, 2.67 का मतलब क्या है, ये 2 के आगे इधर कहीं आया है, इस इधर कहीं आ रहा है, माइनस की तरफ आ रहा है और इधर कहीं आ रहा है। और ये वाला एरिया तो आपका रिजेक्शन एरिया है ना, ये हमने ये तो पहले से डिसाइड कर लिया था कि इसके आगे आएगा। यहाँ पे इन्होंने स्कोर निकाल के बोला था कि ये कट ऑफ है, इससे ज़्यादा इसके इस तरफ राइट साइड की तरफ इधर प्लस में इससे ज़्यादा या इधर माइनस में इससे ज़्यादा आता है तो रिजेक्शन एरिया में जा रहा है वो, है ना। सो इन आर एग्जाम्पल द एक्चुअल रिजल्ट इज -2.67. Let's suppose the researcher had decided in advance that they would reject the null hypothesis if sample z score was below -2. तो अगर उसके आगे बिलो आता है -2 के तो उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि वो रिजेक्ट कर देंगे। ये -2 कैसे निकाला हुआ था ये भी मैं आपको बाद में बताऊंगी, अभी हम सिर्फ ये समझ रहे हैं कि कैसे किया जाता है रिजेक्ट। तो सिंस -2.67 इज बिलो -2, रिसर्चर वुड रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। तो आपका -2.67 जो है वो बिलो आया है -2 से, जो कट ऑफ वैल्यू थी, इसलिए वो क्या किया, उसको रिजेक्ट कर दिया नल हाइपोथेसिस को। रिजेक्ट करने का मतलब ये है कि आपका नल हाइपोथेसिस क्या बोल रहा था कि दोनों की एज सेम ही होती है, चाहे आप उसको विटामिन दो या विटामिन ना दो, दोनों की एज सेम ही रहेगी, कोई फर्क नहीं होगा। तो ये चीज़ अब रिजेक्ट हो गई है, इसका मतलब एक्सेप्ट क्या हो गया, एक्सेप्ट ये हो गया कि विटामिन देने से एज, चलने की एज कम हो जाती है। और वो हमें सैंपल में देखा कि विटामिन देने से बच्चे की एज 6 महीने हो गई, जो बच्चे 14 महीने में यूजली चलते थे। तो इस तरीके से आपका ये वाला हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो गया। कौन सा, ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस। ये आपका ऑल्टरनेट था, सॉरी ये नल नहीं है, ये ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस था। और ये नल था जो रिजेक्ट हो गया क्योंकि वो हमारे कट ऑफ से उसकी वैल्यू जो है वो कम आ गई। तो इस तरीके से ये स्टेप्स हैं जो जो हमें बताते हैं कि हमारा कौन सा हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होगा और कौन सा रिजेक्ट होगा। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ स्टेप्स को, कि पहले हमने देखा हमारी पॉपुलेशन को हमने 2 में डिवाइड कर दिया और हम ये कह रहे हैं कि पॉपुलेशन जो विटामिन ले रही है उसकी कम एवरेज एज कम हो जाएगी चलने की, और जो विटामिन नहीं ले रही उनकी एवरेज एज वही रहेगी जो आती है यूजुअली, ठीक है। फिर हमने स्टेप 2 में देखा कि जो है जो बिना विटामिन लिए एवरेज एज 14 महीने आती है, यानी कि जो पॉपुलेशन 2 है जिसको हमने कोई ट्रीटमेंट नहीं दी उसकी 14 महीने आती है, और हमें उसी को प्रूफ करना है कि विटामिन देने के बाद ये कम हो जाती है, 8 महीने से भी कम हो जाती है। तो पहले मीन 14 है और स्टैंडर्ड डेविएशन 3 आया है, जो हमने प्रूफ करना है कि अगर हम विटामिन दे देंगे तो ये एज कम हो जाएगी। फिर हमने क्या किया, हमने कट ऑफ सैंपल स्कोर निकाला, इसकी कैलकुलेशन होती है निकालने की। तो हमने ये क्रिटिकल वैल्यू निकाल ली कि भाई अगर इस कट ऑफ से कम आता है तो हम रिजेक्ट कर देंगे, अगर इससे ज़्यादा आएगा तो हम एक्सेप्ट कर लेंगे। उस क्रिटिकल वैल्यू को निकालने के बाद हमने अपना फॉर्मूला लगा के हमारे सैंपल की जी स्कोर निकाल लिया। फिर हमने ये देखा कि हमारे सैंपल का जी स्कोर जो है हमारे कट ऑफ से कम आ रहा है, इसलिए हमारा नल हाइपोथेसिस इधर रिजेक्शन एरिया में जा रहा है, इस एरिया में, तो हमें उसको रिजेक्ट करना पड़ेगा। तो नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो गया, इसका मतलब ऑल्टरनेट एक्सेप्ट हो गया कि फर्क आ रहा है। नल हाइपोथेसिस क्या बता रहा था, फर्क नहीं आ रहा है, और ऑल्टरनेट कह रहा है फर्क आ रहा है। तो आगे अब बता रहे हैं कि जब हम कंक्लूजन लिखते हैं तो हम उसको लिखते कैसे हैं। हम ये नहीं लिखते हैं कि हमारा नल हाइपोथेसिस सही है या हमारा वो ट्रू है वो फॉल्स है, ऐसे नहीं लिखते हैं, इसको लिखने का एक तरीका होता है। तो अभी ये कह रहे हैं कि सपोज अगर आपका नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाता है जैसे कि हमारा हुआ है, तो हम उसमें ये बोलते हैं दैट द रिजल्ट्स आर स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट। मतलब हम जो रिसर्च कर रहे हैं, हम जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उसके जो रिजल्ट्स हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं, सिग्निफिकेंट हैं, उससे फ़र्क पड़ रहा है, तो ये स्टेटमेंट लिखी जाती है। और जब हमारा हाइपोथेसिस रिजेक्ट नहीं होता, यानी कि कोई फ़र्क नहीं आ रहा है हमारे एक्सपेरिमेंट का, तो हम सिर्फ इतना कह देते हैं दैट द रिजल्ट इज़ नॉट स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट। मतलब जो रिजल्ट है उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है और कोई फर्क नहीं आ रहा है, हमारा नल हाइपोथेसिस ठीक है। तो नल हाइपोथेसिस अगर रिजेक्ट हो जाता तो हम कहेंगे रिजल्ट्स आर स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट। अगर नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट नहीं होगा तो हम कहेंगे रिजल्ट्स आर नॉट सिग्निफिकेंट। ओके, तो इस तरीके से हम इसका कंक्लूजन लिखते हैं। तो रिजल्ट सिग्निफिकेंट नहीं है मतलब
कोई फर्क नहीं आ रहा है, देर इज नो डिफरेंस, और नो डिफरेंस का मतलब है आपका नल हाइपोथेसिस ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको कंक्लूड कर देते हैं। अब आगे हम वन टेल्ड और टू टेल्ड के बारे में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।